हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे, तैयारी कर रहे होगे, बिल्कुल टेंशन फ्री बैठे होगे और एग्जाम के लिए फोड़ने की बिल्कुल 100 मार्क्स की तैयारी कर रहे होगे और लेक्चर्स भी देख रहे होगे और सारे समझ भी रहे होगे। कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो कमेंट कर देना, कमेंट भी कर रहे होगे। हमने कल प्लानिंग पढ़ा था, कल या परसों जब भी ये वीडियो अपलोड होगा, हमने इससे पहले प्लानिंग पढ़ा था जो मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन का, मैनेजमेंट का पहला फंक्शन था। आज हम मैनेजमेंट का दूसरा फंक्शन, हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या होती है ऑर्गेनाइजिंग? the process of identifying and grouping various activities, identifying and grouping various activities। अब प्लान कर लिया हमने, अब एक ऑर्गेनाइज करना। भाई एक ऑर्गेनाइजर होता है ना, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाता है, शादी को ऑर्गेनाइज करवाता है, कितने लोग चाहिए, कितना काम होगा वगैरह वगैरह। कितने, एक शादी ऑर्गेनाइज होती है फॉर एग्जांपल, कितने स्टॉल्स लगेंगे, कहाँ कहाँ पे लोगों के बैठने का इंतजाम होगा, एक ऑर्गेनाइजर सारी चीजें देखता है। कौन सा रिजॉर्ट बुक होगा, कितने रुपए वाला टेंट बुक करना है, कौन सा कलर होगा, छोटी से छोटी चीज, किसको क्या काम देना है, कितने लोगों के अंडर में काम करेंगे, कौन किसके ऊपर काम करेगा, कौन किसके अंडर में काम करेगा। तो आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज एंड ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स। सब रिसोर्सेज का यूज करना है, फिजिकल रिसोर्स का, फाइनेंशियल रिसोर्स का एंड ह्यूमन रिसोर्स का यूज करना है। एंड एस्टैब्लिशिंग प्रोडक्टिव रिलेशंस अमंग देम टू अचीव द स्पेसिफिक गोल, टू अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल। मैंने क्या बताया था भैया, हम लोग पूरी मैनेजमेंट पढ़ी इसलिए रहे हैं कि हमें गोल अचीव करना है। तो ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब किसके लिए की जा रही है? सब गोल अचीव करने के लिए की जा रही है। इस पॉइंट को कभी भी मत भूलना कि हमें अपना गोल अचीव करना है। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस क्या है? क्वेश्चन आया था एक बार सीबीएसई में कि ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स की जरूरत है, तो उसमें प्रोसेस लिखी जाती है, क्योंकि प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है उसको पूरा करने का। डेफिनेशन में ही पहला प्रोसेस छुपा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इट मींस डिवाइडिंग टोटल वर्क इनटू स्पेसिफिक एक्टिविटीज। जितना भी काम करना है, खाने का एक डिपार्टमेंट बना दिया, लोगों को बैठाने का एक डिपार्टमेंट बना दिया, अगर शादी की बात हो रही है तो केटरिंग का एक डिपार्टमेंट अलग बनवा दिया, केटरिंग का अंडर में खाने का डिपार्टमेंट आ गया है ना। तो it means dividing total work into specific activities. These activities are then grouped into jobs and assigned to different individuals or departments. फिर उसके बाद डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं। उसके बाद लोग, स्टाफिंग के अंदर लोगों को ढूंढ लिया जाता है कि इनको कौन करेगा काम को। जैसे शादी के अंदर मैंने प्लान करा कि मेरे यहाँ पे 10 खाने के स्टॉल होंगे, किस किस चीज के होंगे भैया? टिक्की का होगा, पानी बताशों का होगा और देन दो यार भूख लग रही है, तो अलग अलग खाने के स्टॉल्स होंगे। स्टाफिंग के अंदर उसमें लोग बिठाए जाते हैं कि कौन टिक्की का स्टॉल लगाएगा, कौन पानी पूरी का, पानी बताशों का स्टॉल लगाएगा। तो पहला काम क्या है? काम को आइडेंटिफाई करना, क्या क्या काम है, फिर उसको बांट देना कि काम कौन कौन करने वाला है। इसके बाद होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट्स बना देना। डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर दो चीजें होती हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। इसमें लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन हम इसके अंदर दो डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? फंक्शनल। चलो इसको जरा हम बोर्ड में समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि इसमें हमें दो डिपार्टमेंट्स बनाने होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसके बाद हमारा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। क्या कि इसमें स्पेशलाइजेशन कर दिया जाता है कि जिसको परचेज आती है, जिसको सेल्स आती है, फाइनेंस आती है, मार्केटिंग आती है, उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। और इन सबका एक हेड होता है जो इन सबका क्या कहलाता है? इन सबका मैनेजर कहलाता है। परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। इसके अंदर बांटे जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स। जब कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील कर रही हो तो डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जांपल, सोप का पूरा एक डिपार्टमेंट हो गया अगर हम सोप बना रहे हैं, शैम्पू का पूरा एक डिपार्टमेंट हो गया अगर हम शैम्पू बना रहे हैं, है ना। और जी आपके पास कंडीशनर का पूरा एक डिपार्टमेंट हो गया अगर हम कंडीशनर बना रहे हैं। उसके बाद और भी चीजें हो सकती हैं, हम मॉइस्चराइजर बना रहे हैं, मॉइस्चराइजर का एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया। अब मॉइस्चराइजर के अंदर मान लो इन सब के अंदर क्या होगा? इनका परचेज मैनेजर भी इसके अंदर,
सेल्स मैनेजर भी इसके अंदर, फाइनेंस मैनेजर भी इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर ही सारी चीजें आ जाती हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, स्पेशलाइजेशन कर देते हैं जिसको जो काम होता है, और डिविजनल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट को बांटते हैं किस चीज के हिसाब से, उनके प्रोडक्ट के हिसाब से। जो डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं वो प्रोडक्ट के हिसाब से करते हैं। अगर हम लोग एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, ये टॉपिक अभी आगे आने वाला है डिटेल में, जब मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। डिपार्टमेंटलाइजेशन आ गया समझ में। इसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, कौन क्या क्या काम करने वाला है। आफ्टर फॉर्मिंग डिपार्टमेंट्स, ईच एम्प्लॉय शुड बी प्लेस्ड इन देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस अंडर अ मैनेजर एंड एलोकेट देम विद ड्यूटीज बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड नॉलेज। सबको उनकी स्किल्स एंड नॉलेज के हिसाब से काम दे देना चाहिए कि यहाँ पे भैया इतने लोग काम करने वाले हैं, जो जिसके स्किल्स है उसके हिसाब से अपना काम पकड़ ले जाके। काम पकड़ ले नहीं, काम दिया जाता है उनको। और कैसे दिया जाता है, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन किसके अंडर में काम करेगा, कौन किसको करेगा, यस सर, यस मैम, अरे सर, अरे हाँ, अरे तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है। यानी कि कौन सुपीरियर रहेगा और उसके अंडर कौन सबॉर्डिनेट रहेगा, और किस सबॉर्डिनेट का कौन सुपीरियर रहेगा, कौन किसके अंडर में काम करने वाला है, कौन किसके ऊपर काम करने वाला है। इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्ट करेगा ना, सर मेरा एक काम हो गया, अब मैं जाऊं, सर ये काम करना है, सर कैसे काम करना है, सर कहेंगे, मैम कहेंगी तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये थे हमारे ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और यही इसकी डेफिनेशन हो जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजिंग। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्या होता है भैया, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ड्यू टू स्पेशलाइजेशन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ लेबर। हम लेबर को उनकी स्किल्स के हिसाब से बांट देते हैं, तो स्पेशलाइजेशन होता है भैया, जिससे जो काम आता है वही काम करवाएंगे। जैसे रोटी बना रहा है तो रोटी बनाने वाले से रोटी बनवाएंगे, सब्जी बनाने वाले से होटल के अंदर सब्जी बनवाएंगे, उससे दूसरा काम नहीं करवाने वाले हम। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन, क्लियर हो जाएगा कि मुझे किसके अंडर में काम करना है, किसकी बात माननी है। मुझे चार लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, अरे भैया ये काम कर दो, अरे भैया वो काम कर दो, अरे भैया ये काम कर दो। ऐसा कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होने वाला किसी भी हाल में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेरे पास कितने सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन एक अच्छा मैनेजर ही उनसे पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करवा सकता है। वो किससे हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजिंग से ही हो सकता है। अडॉप्शन टू चेंज, ऑर्गेनाइजिंग हमें मदद करता है, जो इन्वायरमेंट क्योंकि डायनामिक है, हम बार बार हर चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग हमारी मदद करता है उन चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए इजीली। अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अब हमें पता है कि कौन किसके अंडर में काम कर रहा है, मुझे किसकी बात माननी है, किसको जवाब देना है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, तो अब मैं क्लियरली काम कर सकता हूं। मुझे टेंशन नहीं कि मुझे 4 लोगों की बात माननी है, मुझे 10 लोगों को ऑर्डर देना है। मेरे अंडर में 2 लोग हैं, मुझे सिर्फ 2 लोगों को ऑर्डर देना है, मेरी इतनी जिम्मेदारी है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, के जो पर्सनल होता है, बंदा काम करने वाला होता है, उसका अपना भी डेवलपमेंट होता रहता है जब वो स्पेशलाइजेशन वाली फील्ड में अपने काम करता रहता है। जैसे क्या हुआ, ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स क्रिएटिविटी अमंग मैनेजर्स, मैनेजर्स के अंदर क्रिएटिविटी प्रोवाइड करता है। कैसे, थ्रू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सुपीरियर्स कैन बी एंगेज्ड इन एक्सेप्शनल मैटर्स एंड द लोअर लेवल मैनेजर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप। डेलीगेशन होगा अथॉरिटी का, अथॉरिटी बांटी जाएगी, नीचे वालों को कहा जाएगा भैया तुम्हें थोड़ी सी पावर दी जा रही है, सुलझाओ इस समस्या को, निकालो इसका सोल्यूशन, तो उनकी क्रिएटिविटी बाहर निकल के आएगी। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अच्छा याद रखना कि अगर हम लोग लास्ट मोमेंट पर हैं तो 5 पॉइंट्स काफी रहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कंसेप्ट तो जितना घोल के पी लो, जितना पढ़ लो उतना कम है। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, बड़ा करने के लिए, क्योंकि इसमें हमारे पास स्पेशलाइज्ड टीम होती है हर किसी काम को करने के लिए। ये थे हमारे ऑर्गेनाइजिंग के इंपॉर्टेंस। चाहो तो रिवीजन करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 चीजें आ जाती हैं कि कौन किसके अंडर में काम करने वाला है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये है मेन टॉपिक। ये क्या है, जो ऐसा कि मैंने बताया था, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, 2 चीजें हैं हमारे पास। क्या क्या होते हैं आओ जरा देखते हैं फटाफट। व्हाट इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शन, काम के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। R&D वाला, प्रोडक्शन वाला, मार्केटिंग वाला, फाइनेंस वाला, HR वाला, काम के बेसिस पर डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं इसके अंदर ना। एग्जांपल प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर का, मार्केटिंग के अंदर में सेल्स वाले आएंगे, फाइनेंस के अंदर में एडवर्टाइजमेंट वाले आएंगे, है ना। नहीं सॉरी, मार्केटिंग के अंदर में तीनों लोग आ जाएंगे। ये सब किसके अंडर में आएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में आएंगे।
चलो जी, फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या होते हैं? स्पेशलाइजेशन, कोई सेल्स वाला है, कोई मार्केटिंग वाला है, कोई फाइनेंस वाला है, वो अपनी अपनी फील्ड में चला जाता है, भाई अपनी स्पेशलाइज काम को कर सकता है। बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हम लोग एक ही डिपार्टमेंट है, सब सिमिलर तरीके का काम करने वाले लोग हैं, हमें पता है हमें किसकी बात माननी है, हमें पता है हमें किसको ऑर्डर देना है, हम अपने काम पे बढ़िया कंट्रोल रख सकते हैं। एक बॉस है वो बाकी को ऑर्डर दे रहा है, सबसे बढ़िया सिस्टम यही है। कितनी गलती हो रही है आज। इंक्रीज्ड प्रॉफिट, इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी लीड्स टू हायर प्रॉफिट। इससे फायदा होता है कि हम ज्यादा प्रॉफिट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हर कोई अपना स्पेशलाइज काम कर रहा है। कॉस्ट रिडक्शन, खर्चा नहीं आता इस चीज में ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, ज्यादा चीजों को बढ़ावा नहीं देते। दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स टू मिनिमाइज द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। काम का डुप्लीकेशन नहीं होता, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इससे कम की जा सकती है। ट्रेनिंग बिकम्स इजियर, क्योंकि हम सारे लोग एक ही फील्ड के हैं, हमें कोई अलग सा काम नहीं करना, तो ट्रेनिंग करना बहुत आसान हो जाता है। ड्यू अटेंशन, ये मेक श्योर करता है कि जो अटेंशन जिस काम को मिलनी चाहिए वो अटेंशन मिले ही मिले। इस पर एक बार नजर मार लो। डिटेल में पढ़ना हो तो अब वक्त नहीं है, एनसीईआरटी रीडिंग है तुम्हारे पास, जो भी बुक है उससे रीडिंग जरूर लगाना। अगर एग्जाम में डायग्राम बनाइए हो तो मजे ही मजे। डिसएडवांटेज, कुछ नुकसान भी है भैया। लेस इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अब ये लोग क्या सोचते हैं कि भैया हम अगर मार्केटिंग वाले हैं ना, हमें तो मार्केटिंग का ही काम करना है, सेल्स वाले खुद देखेंगे अपना काम, परचेज वाले खुद देखेंगे अपना काम। तो इससे क्या होता है, ये अपने बारे में सोचने लगते हैं, जबकि ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ना रख के पहले मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ऊपर रखा जाता है। तो इससे खतरा रहता है कभी के बंदा इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऊपर रख लेगा। कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है, हर मैनेजर का आपस में, हर डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लेकिन सबको लगता है कि अब हम अलग अलग हैं तो आपस में बातचीत, तालमेल, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं, भाई 100 सेल्स का टारगेट पूरा नहीं हुआ, सेल्स वाले प्रोडक्शन को ब्लेम करेंगे, प्रोडक्शन वाले फाइनेंस को ब्लेम करेंगे, फाइनेंस वाले मार्केटिंग को ब्लेम करेंगे, मार्केटिंग वाले एचआर को ब्लेम करेंगे। ब्लेम गेम बहुत चलता है इसमें। इंटर डिपार्टमेंटल कंफ्लिक्ट्स, अंदर ही अंदर डिपार्टमेंट में भैया कंफ्लिक्ट्स बहुत होते हैं। जैसे मैंने बताया, ये इसने गलती कर दी, ये इसने गलती कर दी, इन वालों की गलती है, इन वालों की गलती है। ब्लेम गेम बहुत चलता है। इनफ्लेक्सिबिलिटी इन प्रमोशन, प्रमोशन इतनी आसानी से नहीं हो पाता इसमें। चलो 4 डिसएडवांटेज है, पढ़ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में बार बार डिसएडवांटेज पूछ लेता है इसके। सुटेबिलिटी ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, चलो ये खास नहीं है इतना। डिविजनल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? It is suitable for large organization having different products or having business in different areas. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें different एरियाज पे हो। भाई नॉर्दर्न डिवीजन, हमारी एक ब्रांच नॉर्थ में है, हमारी एक ब्रांच ईस्ट में है, हमारी एक ब्रांच साउथ में है, हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, तो इसमें डिविजनल स्ट्रक्चर बनाना ज्यादा फायदेमंद रहता है। इसमें जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था, इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं। सीमेंट वाले अलग, सोप वाले अलग, मेडिसिन वाले अलग, इलेक्ट्रॉनिक वाले अलग। अब उनके अंडर में सारे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ये सारा काम उन्हीं को करना है, एक टीम को। एडवांटेज क्या होते हैं इसके? स्किल डेवलपमेंट हो जाता है। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्किल्स ऑफ डिविजनल हेड व्हिच मेक्स हिम सुटेबल फॉर हायर पोजीशंस। एक बंदा इतने सारे काम को मैनेज कर रहा है, पहले तो क्या था, वो सिर्फ मार्केटिंग मैनेजर था, वो मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो उसके स्किल्स में बढ़ोतरी होगी। बेसिक रूल है कि जो आदमी जितना ज्यादा काम करेगा, भले ही कितना भी बर्डन हो, वो सीखेगा भी उतना ज्यादा। फिक्सेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, डिविजनल हेड कैन बी मेड रिस्पांसिबल फॉर प्रॉफिट फ्रॉम हिज प्रोडक्ट एरिया। उसको रिस्पांसिबल बनाया जा सकता है, सर सीमेंट का हेड आपको बना रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है भैया, प्रॉफिट आया नहीं आया देख लेना, तो अकाउंटेबिलिटी रहेगी। क्विक डिसीजंस, भाई ना परचेज वालों को, सेल्स वालों को अलग अलग सबको नहीं बिठाना, मैं ही हेड हूं, मैं अकेले डिसीजन ले सकता हूं, देर नहीं लगेगी डिसीजन लेने में। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, क्योंकि हम लोग अकेले हैं, हम ग्रोथ को बहुत तेजी से कर सकते हैं। एडवांटेज ये रही, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेज, नुकसान भी है भैया। कंफ्लिक्ट अमंग डिवीजन, अब सारे लोग एक जगह काम कर रहे हैं तो भैया दिक्कत भी होती है। ज्यादा पैसा प्रोडक्शन में लगाएं, सेल्स में लगाएं, मार्केटिंग में लगाएं, एक ही टीम में एक बंदा कुछ कहेगा, एक बंदा कुछ कहेगा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कंफ्लिक्ट यानी कि लड़ाई झगड़ा। इंक्रीज कॉस्ट, ईच डिवीजन इज हैविंग सिमिलर फंक्शन, एग्जांपल प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग। अब 4 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, चारों में अलग से फाइनेंस बना हुआ है, फाइनेंस 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 फाइनेंस, मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग। हर किसी को अलग पैसा चाहिए मार्केटिंग के लिए, पैसा बढ़ सकता है, कॉस्ट बढ़ सकती है। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इज हार्मफुल, अब डिविजनल मैनेजर इंडिपेंडेंट है, उससे कोई सवाल करने वाला नहीं है, वो कुछ भी कैसे भी कर रहा है तो ये हार्मफुल हो सकता है, वो कभी धोखा दे सकता है सर्टेन केसेस में। तो ये डिसएडवांटेज थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो सुटेबिलिटी भी छोड़ो, कंपैरिजन टेबल है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लेना।
चलें आगे बढ़े। अब हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बॉस ने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट करा कि भैया आपको इनके अंडर में काम करना है, आपको इनके ऊपर काम करना है, आप इनके ऑर्डर सुनोगे, आप इनसे काम की बात करोगे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कभी कभी हमारी दोस्ती हो जाती है, और सर क्या हाल है, अच्छा अच्छा आप भी वहीं रहते हो, अरे मेरे चाचा का बेटा भी वहीं रहता है, अच्छा आप वहां रहते हो, अरे अरे कैसे हो, कैसे आओ, अरे लंच कर लो लंच कर लो। तो दोस्तियां हो जाती हैं, गॉसिप्स होने लगती हैं, काम से अलग बातें होने लगती हैं, र्यूमर्स फैलने लगते हैं। ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इन्हें सुपीरियर्स और नहीं बनाते हैं, ये खुद ही बन जाती हैं आपस में सबऑर्डिनेट्स के बीच में। तो पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप डेलिबरेटली यानी कि जो डिजाइन किया गया है, खुद से नहीं बना है, किया गया है, डिजाइन बाय द टॉप मैनेजमेंट टू अटेन द ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो ऊपर वालों ने जो चेन बनाई है। An organization is formal when the activities of two or more persons are concisely coordinated towards a common objective। अगर हम लोगों की एक्टिविटी, हम लोगों की बातें एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हो रही हैं, तो ये क्या है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ये बात कौन कहते हैं, ये चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं। फीचर्स क्या क्या है इसके, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप डिसाइड कर लिया जाता है भैया कौन किसके अंडर में काम करने वाला है। रूल्स एंड प्रोसीजर होते हैं, प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर के हिसाब से काम होता है। डेलिबरेटली क्रिएटेड, बनाया जाता है गोल की तरफ जाने के लिए, खुद नहीं बनता। कोऑर्डिनेशन इज पॉसिबल, कोऑर्डिनेशन आराम से पॉसिबल होता है इसके अंदर, क्योंकि हमें पता है कि हमारे नीचे कौन है, हमारे ऊपर कौन है, तालमेल आराम से बना सकते हैं। एम्फेसिस ऑन वर्क, ये हमेशा वर्क पे फोकस करते हैं, यहाँ पे बकवास की बातें, फालतू र्यूमर्स, गपशप, गॉसिप नहीं होती है। फीचर्स का स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाह रहे हो तो रिवीजन के लिए। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज क्या क्या होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, इजी टू फिक्स रिस्पांसिबिलिटी, भैया आसान है कि कौन किसको क्या काम देना है, क्योंकि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप डिसाइड कर रखा पहले से ही। अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, सबको पता है किसको क्या काम करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, तो डुप्लीकेशन नहीं होगा, बार बार कोई एक काम को नहीं करेगा, यानी कि एक काम को दो बंदे नहीं करेंगे, एक बार एक ही काम होगा, एक काम एक ही बार होगा। यूनिटी ऑफ कमांड इसमें फॉलो होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है हमारे ऊपर कौन है, हम एक उस बंदे की बात को मानेंगे, एक ही बंदे की बात को फॉलो करेंगे। किसकी बात आ रही है बाहर। अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, गोल्स हमारे इजीली अचीव होंगे, क्योंकि हम किसकी तरफ ये काम कर रहे हैं, हम सारे लोग एक ही गोल को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। स्टेबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रॉपर्ली हम रूल्स के हिसाब से काम कर रहे हैं। मिलते जुलते पॉइंट सारे, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते। डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है, प्रोसीजरल डिले, हर चीज में डिले हो सकता है, कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें स्केलर चेन फॉलो करनी पड़ती है। याद है हमने स्केलर चेन पढ़ी थी, एक बंदा यहाँ, एक बंदा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो पहले ये इसको कहेगा, ये इसको कहेगा, ये इसको कहेगा, इसको कहेगा, फिर यहाँ पे आके बात पहुंचेगी। तो स्केलर चेन फॉलो करने के लिए कभी कभी डिसीजन में डिले हो सकता है। नो क्रिएटिविटी, क्योंकि एम्प्लॉयज के पास मौका नहीं है, रूल्स के हिसाब से काम करना है, अपनी एडवाइस, अपना मशवरा सामने नहीं रख सकते, तो क्रिएटिविटी कभी कभी मर जाती है इससे। मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क, ये सोशल नीड्स को पूरा नहीं करते, ये सिर्फ काम 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 की बात करते हैं। कभी कभी हमें बातचीत भी करनी है, ब्रेक भी चाहिए, तो ये इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते, ये सिर्फ काम काम की बात करते हैं। देखो जी स्क्रीनशॉट ले लो, ये डिसएडवांटेज है, अंगूठा भी बना हुआ है ऐसे करके। चलो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्टेनियसली बन जाता है, अपने आप बन जाता है, इसको ऊपर वाले बनाते नहीं है। The network of person and social relationship on the basis of friendship and common interest, क्या कीवर्ड है इसमें, फ्रेंडशिप एंड कॉमन इंटरेस्ट। अरे आपको भी मूली के पराठे पसंद है, मूली मुझे भी बड़े पसंद है। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके, पर्सनल इंटरेक्शन, हमारी आपस में बातचीत हो गई, दोस्तियां हो गई। रूल्स एंड रेगुलेशन, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, धक्का मार दिया रूल्स को, हट। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कोई स्केलर चेन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जो वो जिससे चाहे दोस्ती करे, मालिक से दोस्ती करे, नीचे वालों से दोस्ती करे। इमर्जिंग स्पॉन्टेनियसली, खुद ही बन जाती है। नो डिफाइन स्ट्रक्चर, भैया कोई भी किसी से बात कर लो, कोई किसी का बॉस नहीं, कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं, सुपीरियर नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाह रहे हो तो आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज, फायदे भी होते हैं भैया। स्पीडी कम्युनिकेशन, देर नहीं लगेगी कम्युनिकेशन में, जो भी बात पहुंच रही है, कोई स्केलर चेन नहीं है, फटाफट फॉलो करवाओ बात को। नाराज हो गया बोर्ड हमारा। सोशल नीड्स एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, भाई सोशल नीड है दोस्ती करना, बातचीत करना, हमारा कोई दोस्त हो जिससे जाके हम मिलें, उसके साथ काम करने में अच्छा फील करें, तो सोशल नीड को पूरा करता है। जॉब सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ यहाँ के लोग अच्छे हैं, मुझसे बातचीत करते हैं, या मेरे से दोस्ती कर रखी है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है वगैरह वगैरह। सपोर्ट्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन,
ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी सपोर्ट करता है। कैसे? द रिएक्शन ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड्स प्लान एंड पॉलिसीज कैन बी टेस्टेड फॉर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बॉस ने एक बंदा अपना बीच में छोड़ रखा है जिसने सबसे दोस्ती कर रखी है, उसने कोई नया रूल बनाया, वो कहेगा जरा पूछ के बताना जरा उससे कैसी बात हो रही है। तो ये सारी चीजें इससे चेक करी जा सकती हैं। चलो एडवांटेज का स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेज ऑब्वियसली नुकसान है। फॉल्स न्यूज में बी स्प्रेड, या फिर आसान भाषा में कह सकते हैं कि र्यूमर्स फैल जाते हैं, अफवाहें फैल जाती हैं। ठीक है जी, क्या हो जाता है? र्यूमर्स फैल सकते हैं कि अच्छा ये चल रहा है, ओहो देखिए कितनी बातें कर रहे हैं, बकवास करते हैं देखिए ऑर्गेनाइजेशन में लोग, तो कुछ भी बात इससे फैलती है क्योंकि स्केलर चेन फॉलो नहीं हो रही है। डिले इन ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, फालतू के काम में कभी कभी ज्यादा लग जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव की तरफ कम बढ़ रहे होते हैं, फालतू काम ज्यादा कर रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं। हार्मफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए ही ये हार्मफुल भी है क्योंकि इसमें फालतू काम हो रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी बुक्स में इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई इससे भी पढ़ लेना। डिफरेंसेस पे नजर मार लेना एक बार। इसके बाद क्या टॉपिक है? इसके बाद हमारा टॉपिक है बहुत अहम, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन मींस असाइनिंग वर्क टू अदर्स एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू। इट इज द डाउनवर्ड ट्रांसफर। जब क्या होगा? जब सुपीरियर के पास अथॉरिटी होती है। व्हाट इज अथॉरिटी? पावर टू टेक डिसीजंस। क्या होती है अथॉरिटी? पावर टू टेक डिसीजंस। सुपीरियर के पास अथॉरिटी होती है जी सर होती है। सुपीरियर थोड़ी सी पावर कभी कभी अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देता है। डाउनवर्ड ट्रांसफर, नीचे की तरफ को ट्रांसफर करता है अथॉरिटी, पूरी नहीं देता। 100% अथॉरिटी है इसके पास, ये क्या करेगा? 60% दे देगा, 30% दे देगा, 80% भी दे सकता है, 40% भी दे सकता है। इसकी मर्जी है, कितनी भी अथॉरिटी नीचे वालों को दे देगा। उसको हम क्या बोलते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। डेलीगेशन का एग्जांपल देखते हैं। स्कूल में आप कहते हो सर मे आई गो टू टॉयलेट, तो आपके सर क्या है, मैम क्या कहती है? अभी प्रिंसिपल सर से पूछ के बताते हैं। ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। उनके पास इतनी अथॉरिटी का इतना डेलीगेशन हुआ हुआ है कि बच्चे को क्लास से बाहर किसी काम के लिए वो भेज सकते हैं। तो ये भी क्या हो सकता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसमें क्या होता है? डाउनवर्ड ट्रांसफर होता है अथॉरिटी का, नीचे की तरफ जाती है अथॉरिटी। वर्कलोड मैनेजर अपना कम कर सकता है। एलिमेंट्स किन चीजों से मिलकर बना है? ये सबसे पहला आता है इसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी मिलकर बना है। यानी कि अथॉरिटी, अगर किसी को आप पावर टू टेक डिसीजन दे रहे हैं तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए। अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी दे रहे हैं तो उसको उसके लिए अथॉरिटी भी दी चाहिए, और फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी भी लीजिए, जवाबदेही भी लीजिए कि भैया मैंने आपको एक काम दिया था, आपने कर दिया। इसे बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो इट इज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स एंड टू टेक एक्शन विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज पोजीशन। कि एक इंडिविजुअल का राइट्स है कि अपने जो सबऑर्डिनेट हैं, नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनको गाइड करे, उनको ऑर्डर दे और उनसे काम करवाए, लिमिट के अंदर रहते हुए, ज्यादा फालतू ना करवाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? कि ऑब्लिगेशन है, कि सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब ऊपर से ऑर्डर मिला है तो भैया हमें काम करके देना है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? कि आपको जो काम दिया गया था आपने करा या नहीं करा, ये अपवर्ड होती है, नीचे वाले ऊपर वालों को जवाब देते हैं, ना कि ऊपर वाले नीचे वालों को जवाब देंगे। तो डेलीगेशन का मतलब क्या है? Authority is delegated, responsibility is accepted, accountability is imposed। समझ में आ गया? डेलीगेशन इन तीनों चीजों से मिलकर बना है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी व्हाइल अकाउंटेबिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक टेबल ये ऐसी दे रखी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको जरूर पढ़ लेना, आपकी बुक्स में भी दे रखी है और हेल्प बुक्स में भी देखा है मैंने, उसमें भी दे रखी है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन आपके एग्जाम में आता है। अफेक्टिव मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी नीचे वालों को भी दे दी है, अब वो लोग भी काम में इन्वॉल्व हैं। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है क्योंकि आप उसको जिम्मेदारी दे रहे हैं, उसको मैनेजर बना रहे हैं एक तरीके से पर्टिकुलर चीज के लिए, और उसको अपना दिमाग, अपनी क्रिएटिविटी निकालने का मौका दे रहे हैं, टैलेंट निकल के आएगा। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, आप किसी को पावर देंगे तो वो मोटिवेट होगा, उसको लगेगा मुझ पर भरोसा किया गया है। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, जब इतना सेटिस्फेक्शन रहता है ऑर्गेनाइजेशन में तो ग्रोथ तेज होती है क्योंकि काम करने वाले अब ज्यादा लोग हैं। हाँ जी। बेटर कोऑर्डिनेशन, डेलीगेशन इंश्योर्स प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है भैया, जब नीचे वाले को जिम्मेदारी दी है जवाब दो आके। कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, रेगुलर कम्युनिकेशन चलता रहता है क्योंकि
नजर मार लो, 5 पढ़ लेना कोई से भी। अच्छा जी, अब हमारे पास अगला टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू द लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। An organization is said to be decentralized when managers at middle and lower levels are given the requisite authority to take decisions and appropriate action matter relating to their respective areas of work. सिमिलर चीज होती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की तरह कि हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी अथॉरिटी नीचे बांटते हैं और उस अथॉरिटी को भी कुछ काम करने के लिए और नीचे बांट दिया जाता है। इसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का एक बार टेबल देखते हैं। डेलीगेशन का मतलब क्या है? इंटरेस्टिंग अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, एक बंदे से दूसरे को रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी जाना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, ये परमानेंटली चीजों को बांट के रखा है। डेलीगेशन का मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए दी जा सकती है, काम के लिए दी जा सकती है, या सिमिलर चीज हो सकती है दोनों। डेलीगेशन इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिविजुअल पे बेस्ड होता है। डिसेंट्रलाइजेशन टोटलिस्टिक होता है और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। इसको टेबल को एक बार पढ़ लेना। डेलीगेशन में क्या है? रिस्पांसिबिलिटी सुपीरियर के पास ही होती है सारी। अब डेलीगेशन में क्या है कि मान लो टॉप लेवल वाले ने डेलीगेशन करा अथॉरिटी का मिडिल लेवल वाले को कि भैया मुझे आपसे काम चाहिए। मिडिल लेवल वाले ने उसका डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, उस पावर को थोड़ा और बांट दिया लोअर लेवल वालों पे। अब जब रिस्पांसिबिलिटी के बाद अकाउंटेबिलिटी ली जाएगी ना, तो मिडिल लेवल वाला ही देगा। वो ये नहीं कह सकता मैंने तो सर लोअर लेवल वालों को काम दिया था, नहीं, उसकी जिम्मेदारी है, उसको जवाब देना ही पड़ेगा, नीचे वाले नहीं आके देंगे जवाब। ठीक है जी, तो हमारा चैप्टर आज बिल्कुल समाप्त हो गया है। थोड़ा टाइम लगा ऑर्गेनाइजिंग पढ़ने में क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर आती हैं, डिटेल टॉपिक हो जाते हैं। अगर हम इसको डिटेल में पढ़ ले होते तो शायद 1 घंटा इसको पढ़ने में लग जाता, लेकिन अभी हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वन शॉट प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल हो, नीचे कमेंट कर देना। कोई भी बात हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। कोई भी बात हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। वीडियो को अपने 12th क्लास वाले स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर कर देना। बिल्कुल फ्री रहना, मस्त रहना, टेंशन मत लेना, काम रह के कूल रह के पढ़ाई करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।